एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसमें आज हम तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। 2 प्रैक्टिस टेस्ट हम कर चुके हैं ग्रुप डी के लिए। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट को हमने HSSC के पैटर्न पर तैयार किया है, यानी कि जो पेपर आएगा उसी आधार पर सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये पेपर तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है तैयार जो की गई है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये नीचे उनके हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप आर्यभट्ट एकेडमी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं 1 बाय 1। 100 के 100% हम इसमें करेंगे और सभी का हम डिटेल में सॉल्यूशन भी इसके साथ करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब 7900 करके, वहां से आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां पर काफी सारी पीडीएफ वगैरह डाल रखी है, हरियाणा जीके के लिए अलग से है और भी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहां पर डाल रखी है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके 100 के 100% इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है वो है रीजनिंग का पहला प्रश्न है इसमें, और इस प्रश्न में दिया है कि ये जो आकृति दे रखी है, जो फिगर दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि क्या आएगा वो आपको इसमें बताना है, देख कर कि क्या इसके अंदर आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहली बात तो एक तो ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, हो गया। अब इसमें देखो आमने सामने वाले में कलर कर रखा है, इधर ब्लैक तो इधर ब्लैक, तो इसमें ऊपर वाले में ब्लैक है तो इसमें नीचे वाले में इस साइड में ब्लैक आएगा। ठीक है, हो गया। अब ये देखो कॉर्नर पे इधर भी स्क्वायर है चारों तरफ। अब इसमें जो स्क्वायर है इसका उल्टा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो स्क्वायर है इसका उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो स्क्वायर है तो नीचे कैसा स्क्वायर बनेगा, ऐसे, और ये नीचे ब्लैक मिलेगा। इस वाले स्क्वायर में क्या मिलेगा, नीचे वाला पोर्शन ब्लैक मिलेगा, ये वाला हिस्सा ब्लैक और इस स्क्वायर का नीचे वाला हिस्सा ब्लैक। जैसे ये वाला ब्लैक दे रखा ना, ये आएगा स्क्वायर तो इसका, लेकिन इसमें जो ये वाला हिस्सा ब्लैक दे रखा है इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ये हिस्सा हमारा ब्लैक होना चाहिए। इसमें तो ये ब्लैक दे रखा है लेकिन ये जो स्क्वायर बना रखा है ये उल्टा बना रखा है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो हम देखेंगे वो सारी चीजें दे रखी हैं ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला जो स्क्वायर है सेम इसमें दिया है और ये हिस्सा ब्लैक दिया है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न तो हर पेपर में पूछा जाता है, लगभग आता है। ये कोई भी एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको बताने कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितनी ट्रायंगल्स इसके अंदर दी गई है, ये आपको इसके अंदर बतानी है। देख के ऑप्शन देखो 20, 16, 17 और 18। अब आपको इसमें से देख के ये बताना है कि कितनी ट्रायंगल्स इसके अंदर दी गई है। तो आप काउंट करिए फटाफट से और बताइए इसमें कितनी ट्रायंगल्स इसके अंदर दी गई है। देखो सबसे पहले तो एक एक बॉक्स ले लो, पहला बॉक्स उठा लो ये वाला, इसमें पहले ट्रायंगल काउंट करो कितनी है, 1 2, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, सीधी सी बात है कितनी हो गई 8। 8 तो वो हो गई सीधी सीधी सी। अब और देखो 9 10 11 12, बन गई 4, ये 12 हो गई। 12 होने के बाद अब ये देखो 1, फिर एक ये ऊपर बनेगी 2, ऐसे 3 और 4, ये 12 और 4 कितनी हो गई 16। 16 ये ट्रायंगल तो हमारी बिल्कुल सीधी सीधी इसमें हो गई जो हमने काउंट करी है। अब आगे और बताओ कितनी ट्रायंगल है, क्योंकि 16 तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है बिल्कुल, और कोई ट्रायंगल दिखाई दे रही है और कोई ट्रायंगल इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही, तो कितनी ट्रायंगल बनेगी इसके अंदर, 16 ट्रायंगल बनेगी। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है दिनेश चिंकू और एलिना से लंबा है, आकाश एलिना जितना लंबा नहीं है, चिंकू आकाश से लंबा है, दिनेश विकास जितना लंबा नहीं है, सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में कौन है, ये पूछा है।
सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में, यानी कि मान लो ए सबसे बड़ा है, तो जो दूसरे नंबर पर आएगा वो कौन है, ये पूछा है इसने। सबसे बड़े वाला नहीं पूछा इसने, जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति है उसके बारे में पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में कौन सा है ये इसने पूछा है। तो पहले देखो, दिनेश जो है चिक्कू और एलिना से लंबा है। दिनेश जो हो किससे बड़ा है, चिक्कू से भी और एलिना से भी। इन दोनों से बड़ा कौन है, दिनेश। अगला है कि आकाश जो हो एलिना जितना लंबा नहीं है। अब आकाश इज नॉट एज टॉल एज एलिना, यानी कि आकाश जो है वो एलिना से या तो छोटा है, ठीक है, एलिना जितना लंबा नहीं था, एलिना से छोटा ही है। चिंकू आकाश से लंबा है। चिंकू ये दे रखा है, ये आकाश से लंबा है, सीधी ही बात है, लंबा ही हो गया ये। दिनेश विकास जितना लंबा नहीं है। दिनेश जो है विकास जितना लंबा नहीं है, यानी कि विकास जो है वो दिनेश से बड़ा है। विकास बी दे रखा, विकास जो है वो दिनेश से बड़ा है, क्योंकि इसने लिख रखा है दिनेश जो हो विकास जितना लंबा नहीं, यानी कि दिनेश विकास से छोटा, तो बिना विकास इससे बड़ा हो गया। इसमें सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में कौन से, तो सबसे लंबा कौन हो गया, विकास। इसके बगल में कौन है, डी, डी फॉर दिनेश। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, दिनेश सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में है। अगर पूछता सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन आता, विकास आ जाता। इसने पूछा सबसे लंबे व्यक्ति के बगल में कौन है, तो वो आएगा दिनेश। प्रश्न नंबर 4 दिया है, प्रश्न नंबर 4 में दिया है मीर लैला से लंबी है। थोड़ा सा नीचे कर ले, यहां से दिख जाएगा ये। मीर लैला से लंबी है। केसर नीलोफर से लंबा है। जावेद इमरान से जितना लंबा नहीं है, लेकिन नीलोफर से लंबा है। लैला केवल नीलोफर जितनी लंबी है। कौन निश्चित रूप से दिए गए मित्रों में सबसे छोटा है। आपको यह बताना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, पहला दे रखा मीर लैला से लंबी है। मीर जो है वो लंबी है लैला से, हो गया। दूसरा है कि केसर नीलोफर से लंबा है। केसर जो है वो लंबा है किससे, नीलोफर से। जावेद इमरान जितना लंबा नहीं है, यानी कि इमरान बड़ा है किससे, जावेद से। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, लेकिन नीलोफर से लंबा है। नीलोफर से लंबा कौन है, जावेद। तो यानी कि जावेद से छोटा कौन हो गया, नीलोफर हो गया। लैला केवल नीलोफर जितनी लंबी है। नीलोफर है उतनी ही कौन है, लैला है। कौन निश्चित रूप से सबसे छोटा है, ये बताना है आपको। निश्चित रूप से सबसे छोटा कौन सा है। अब देखो इस चीज के अंदर लैला जो है, देखो नीलोफर अभी सबसे छोटा है। इसमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, नीलोफर। और लैला एक ऐसा व्यक्ति जो नीलोफर से लंबी है। लैला केवल नीलोफर जितनी लंबी, यानी कि लैला जितनी है उतनी नीलोफर जितनी है। लैला और नीलोफर की हाइट बराबर है। तो इसमें नीलोफर और जो लैला है ये दोनों बिल्कुल छोटे हो गए। भाई सबसे छोटे कौन है, ये नीलोफर और लैला ही है। कहां पर, ये ऑप्शन सी के अंदर। नीलोफर और लैला इन दोनों की हाइट बराबर, दोनों सबसे छोटे हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, नीलोफर और लैला। आगे है प्रश्न नंबर 5। ये समीकरण दे रखी है। इन सभी के बीच के जो निशान है उनको बदलना है ताकि 34 बन जाए, 34 बन जाए। इसमें से कौन कौन से निशान आपस में बदले जाएं कि ये 34 बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, देखो ये 4/8 करेंगे ना हम, भाई 4 भाग में 8 जमा 5, तो ये तो सीधी सी बात है 1/2 यानी कि 0.5 बन गया। और आगे कई ऐसी संख्या है नहीं जो 0.5 आए, तो ये तो 34 पूरा बनेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो भाग का निशान है सबसे पहले तो ये चेंज होएगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4/8 बनेगा 0.5। ठीक है, 0.5 बनेगा ये, तो सबसे पहले भाग का निशान चेंज करना पड़ेगा। तो भाग का निशान ए में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ऑप्शन बी और सी बच गया। अब ये भाग और गुणा का निशान चेंज करना है, यानी कि 4 × 8 जमा 5 माइनस 6/2। 2 तिया 6, 8 चौक 32 जमा 5 माइनस 3। 32 और 5 37, 37 में से 3 के कितने, 34। यही हमारा सवाल था, कितना बनेगा 34। क्या आएगा, ऑप्शन बी। भाग और गुणा का जो निशान है वो आपस में बदलना पड़ेगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आपको इस चारों ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखना आप। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 सिटिंग अरेंजमेंट का है। 6 मित्र हैं, ये एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। जी जो है वो एल और एच के बीच में बैठा है, एल और एच। ठीक है, इनके बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है। एच जो है वो एम के दाएं चौथा है,
एच जो है वो एम के दाएं चौथा है। तो एम के दाएं से चौथा मतलब एक छोड़ के एम यहाँ आएगा, इसके राइट हैंड में फोर्थ पर एच, 1 2 3 4 ऐसे तो बैठेगा। इसके दाएं चौथा एच ऐसे तो बनेगा, हम यहाँ पे आएगा, बीच में एक गैप आएगा, फिर ये आएंगे। हो गया। एम के दाएं चौथे पर कौन है? एच। के जो है वो एच के निकटतम दाएं बैठा, एच के एकदम राइट में कौन बैठा है? के। एच के एकदम दाएं साइड कौन बैठा दिया? के। कितने हो गए? 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो बच गया कौन सा यहाँ पर? जी एच एम जे रह गया, तो यहाँ पे कौन आएगा? जे बैठेगा। ये हो गया। आई और एम के बीच में ये क्या है? एल। एल और एम के बीच में कौन है? एल और एम के बीच में एल कहाँ है? ये एल और एम, पहले और तीसरे के बीच में कौन है? जे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। पहले और तीसरे के बीच में कौन बैठा है? जे बैठा है। देखो जो जो बात इसने दे रखी है वो हमें करनी है। एल एच के बीच में जी बैठा है, जी और एम के बीच में चौथे नंबर पर है, और इसके दाएं हैं एम के, तो एम के दाएं चौथे पर जी बैठा दिया, बीच में एक बंदा आएगा। एच के तुरंत दाएं बैठा है के, तो एक बंदा रह गया, वो आ गया जे। ऐसे ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी। एम जे एल जी एच के। प्रश्न नंबर 7 दिया है, एक श्रृंखला दी गई, उसमें एक पद लुप्त है, वो बताना है आपको। ये है एम बी, फिर है जिब्बी, फिर टिब्बी, फिर पीबी। देखो सबसे छोटी होती है बिट, फिर बनती है बाइट, फिर बनती है किलोबाइट, फिर बनती है मेगाबाइट। एमबी जिब्बी टिब्बी। अब क्या आएगा? देखो सारे के सारे, देखो केबी तो आएगा नहीं, केबी तो शुरू में इससे पहले आता है, एमबी से पहले पूछते ना तब केबी आता, तो ऑप्शन डी तो इसमें हट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी तो इसमें हट जाएगा। देखो मेगाबाइट, मेगाबाइट से बनेगा गीगाबाइट, 1024 एमबी से बनेगा 1 जीबी, और 1024 जीबी से बनेगा 1 टीबी, और 1024 टीबी से क्या बनेगा? 1 पीबी। पीबी यानी कि पीटाबाइट। अब 1024 पीबी मिलाकर क्या बनेगा? वो बनेगा एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट मिलाकर क्या बनेगा? जिट्टाबाइट। ठीक है, और 1024 जिट्टाबाइट को मिलाकर क्या बनेगा? योटाबाइट। ये ध्यान रखना। तो इसकी जगह सीक्वेंस बनाए इसको हम, तो पहले तो ये आएगा एक्साबाइट, फिर आएगा जिट्टाबाइट, और फिर आएगा योटाबाइट। ये आएंगे अगले तीनों। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, ये आकृति दे रखी है अलग अलग, 3 खेल खेलते हैं, ये फुटबॉल वाले हैं, ये क्रिकेट वाले और ये बास्केटबॉल वाले। यदि 50 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कितने खेलते हैं? 50 टोटल, टोटल दे रखे हैं ये। 40 टोटल खेलते हैं क्रिकेट, और 30 बंदे खेलते हैं बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेलने वाले लेकिन क्रिकेट नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की कितनी संख्या है? देखो बास्केटबॉल टोटल खेल कितने रहे हैं? 7 और 5 12, 12 और 9 21 टोटल हैं कितने? ये 30। तो यहाँ पे कितने बच गए? 9 बंदे। 9 बंदे ऐसे जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। टोटल 30 बंदे थे बास्केटबॉल के, तो 7 बंदे तो वो है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, 9 बंदे वो हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 5 बंदे वो हैं जो क्रिकेट बास्केटबॉल और फुटबॉल तीनों गेम खेलते हैं। तो इसमें से 7 और 5 12, 12 और 9 21 हो गए बास्केटबॉल वाले, टोटल हैं कितने? 30। यानी कितने बंदे और रह गए? 9। 9 बंदे ऐसे हैं जो केवल और केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन इसने 9 उत्तर नहीं पूछा, इसने वो पूछा जो क्रिकेट नहीं खेलते, बास्केटबॉल खेलते लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो 30 थे टोटल, इसमें से 9 ये हट जाएंगे, 5 ये हट जाएंगे, 14 घटा दो 30 में से, कितने बच गए? 16। हम फुटबॉल वाले काउंट करेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं कहा फुटबॉल खेलते या नहीं खेलते, इसने कहा क्रिकेट नहीं खेलने चाहिए बस बास्केटबॉल के प्लेयर। तो 30 में से 14 घटा दो, कितने आ गए? 16। 16 ऐसे प्लेयर हैं जो बास्केटबॉल खेलते लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा था ये? 8 नंबर। आगे दिया है प्रश्न नंबर 9। ये एक वेन डायग्राम बना रखा है, और इसमें लास्ट में पूछा है कि कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी है लेकिन पिता नहीं है। ठीक है, पिता कौन सा है? जो सर्कल का है ये क्या है? फादर हैं सारे। सर्कल देखो ये सर्कल रिप्रेजेंट फादर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, ये है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, और ये जो स्क्वायर दे रखा है, जो रेक्टेंगल दे रखा रोम्बस, ये है साइकोलॉजिस्ट। अब इसने पूछा है कि कितने ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो ये रोम्बस वाले हैं, जो कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं,
और फादर नहीं है, यानी कि जो सर्कल के बाहर है, सर्कल को हटा दिया, ये सारे काट दो, रोम्बस और ट्रायंगल के बीच के कॉमन कितने हैं, 6। तो 6 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है लेकिन फादर नहीं है। क्या कॉमन इन दोनों के बीच में, ये 6 वाला कॉमन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10। वेन डायग्राम बनाना है, लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी, इनके बीच का आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखो लड़कियां जो है वो विद्यार्थी हो सकती हैं, लड़कियां जो है वो एथलीट भी हो सकती हैं, और विद्यार्थी जो है वो एथलीट भी हो सकता है। यानी कि इसमें तीनों ही आपस में कॉमन आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो दे रखा है ये बनेगा। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी। एथलीट विद्यार्थी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी एथलीट हो सकते हैं, विद्यार्थी लड़के भी हो सकती है, लड़की विद्यार्थी हो सकती है, लड़की एथलीट हो सकती है, एथलीट लड़की हो सकता है। सारी बातें पॉसिबिलिटी है इसमें। ऑप्शन बी वाला वेन डायग्राम बनेगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है। देखो ये गणित का सवाल शुरू हो गया, 10 सवाल इसके अंदर रीजनिंग के दिए थे बस। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ है और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर हमने डाल रखा है। तो प्रश्न नंबर 11 दिया है, गणित का सवाल है ये। 2 वर्षों के लिए 5% दर से 6,000 रुपए का मिश्र धन क्या होगा जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से, यानी कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालो, उसको मूलधन में जोड़ दो, वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। सीधी सी बात है ये। तो 6,000 रुपए है, 5% की दर से निकालो। पहले साल का 5% कितना आएगा, 6 5 30, 300 रुपए। दूसरे साल का करेंगे तो इस पर 300 रुपए, इसका भी 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 5 या 15, 15 रुपए। तो कितना ब्याज होगा, 615 रुपए हो गया ना 2 साल का। 6,000 में 615 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6615 रुपए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये जो ट्री वाला जो मेथड हम करते हैं ना ऐसे ऐसे निकाल के, ये वाला मेथड आपको करना है। सवाल नंबर 12 है। शांत जल में नाव की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी बताओ। देखो सारा डाटा किलोमीटर में उत्तर दे रखा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर, ये 12 मिनट दे रखे। अगर घंटे में बनाएं क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देंगे। 12 5 60, कितने घंटे बन गए, 1/5 घंटे में। अब इसने पूछा है कि इसमें धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल निकालने तो नाव की गति प्लस धारा की गति जुड़ जाएगी। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितने घंटे में निकालनी है, 1/5 घंटे में। 1/5 इसको गुणा कर दो, यानी कि 18/5 करेंगे तो 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.6 किलोमीटर, 18/5। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 300 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा भाग होती है, ये आपको इसके अंदर बताना है। 300 और 1000 के बीच में, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करो, पहले तो 300 को 7 से भाग दे दो और 1000 को भी 7 से भाग दे दो। 300 को जब हम 7 से भाग देंगे कितना पे जाएगा, 3 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी कि 300 से अगली संख्या पहले वो निकालो जो पूरा पूरा 7 से भाग जाती है। 7 चौक 28, बच गया 2, यानी कि 301 है। 301 वो संख्या है जो 7 से भाग जाएगी, पहली संख्या। अब 1000 से भाग देकर देखो, 1000 के आसपास कौन सी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग होगी, हमें 1000 से कम वाली लेनी है, ठीक है। ये देखेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, यानी कि 1000 एक संख्या है जो 7 से भाग जाएगी, लेकिन हमें वो नहीं लेनी। तो इससे कम इसमें से 7 घटाएं तो कितनी बचेगी, 994। तो कहने का मतलब है कि एक संख्या है 301 और लास्ट संख्या है 994। ये कितनी संख्या ऐसे जो पूरी 7 से भाग हो रही है, ठीक है। तो 994 को हम 7 से भाग दें, कितना पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 142। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 या 21। 43 से लेकर 142 तक के भाग और तो इनके बीच की संख्या कितनी हो गई, 43 माइनस 142 करेंगे तो 99। लेकिन एक संख्या दोनों में कॉमन है तो कितना आ जाएगा, 100 उत्तर आ जाएगा। 43 से लेकर, ठीक है, और 142 तक भाग हो रही है, टोटल 100 संख्याएं हैं ये। 300 से लेकर 1000 के बीच में 100 संख्याएं जो 7 से भाग होती है। पहले तो इसको भाग दे दो 7 से, फिर इसको भाग दे दो, जिससे भाग जा रहे हैं उनके बीच की संख्या आपको निकालनी है। 100 उत्तर आ जाएगा इसका।
अगला है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का। ग्रुप डी के पेपर में सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत सारे आएंगे, ध्यान से करना है आपको। पहले तो सोल्व होगा ब्रैकेट ये, फिर होगा ऑफ का। पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3 बच गया, ये बाहर भी माइनस हो तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। इसको सोल्व करो, 10 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 50। अब क्या बन गया ये 5 माइनस 10 भाग में 50 प्लस में 3 गुणा में 4 बटे में 10 जमा में 15। ठीक है, ये 50 है, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको सारे को काट पीट के जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 7। भाई 10 5 50, ठीक है, 10 5 50, तो 10 बटे 50 करें कितना बनेगा 1 बटे 5 बनेगा। 5 माइनस 1 बटे 5 जमा 3 गुणा 4 बटे 10 जमा 15। 3 4 बटे 10 यानी कि 2 बटे 5 ये बनेगा। 3 दूनी 6 बटे 5 यहाँ से आ जाएगा। 6 बटे 5 में से 1 बटे 5 का कितना बचेगा 5 बटे 5, ये बचेगा पूरा 1 प्लस का। ठीक है, 5 और 15 और 5 20, ये आप काट के देख लेना, 7 उत्तर आएगा इसका लगभग। ठीक है, 7 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 15। 80 किलोमीटर की यात्रा में ट्रेन पहले 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी गाड़ी की, आपको बताने हैं। तो औसत चाल के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये हमारा फार्मूला होता है एवरेज गति निकालने का, औसत चाल निकालने का। तो टोटल दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास 80 किलोमीटर, समय कितना लगाया 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से। 60 बटे 40 कितना आ जाएगा 3 बटे 2 यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटा जमा 60 किलोमीटर तय कर ली। टोटल 80 किलोमीटर चलना था, कितने बच गए 20 किलोमीटर, और 20 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। 80 बटे 1.5 प्लस 2 करेंगे तो 2.5। 80 को जब हम 2.5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 15 का, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या दिया है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर देते हैं। सी उसको 14 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा। पहला करता है ए 7 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में, सी खाली करता 14 घंटे, -14 कर दिया। 7 10 और 14 इनका एलसीएम ले लो। 7 10 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 70। 7 दाएं 70, 10 7 70, 14 5 70, ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो पहले घंटे में कितना डालेंगे 10 और 7 17, लेकिन ये 5 से घटा निकालेगा तो कितना बच गया 12। तो 70 लीटर 12 की एफिशिएंसी से कितनी देर में बढ़ेगा 70 बटे 12। 2 से काटेंगे तो 35 बटे 6। 35 बटे 6 का मतलब 6 5 30, 5 6 5 बटे 6। ऑप्शन डी जो दिया है 5 6 5 बटे 6। ठीक है, 70 बटे 12 हमारा बचेगा 35 बटे 6। सवाल नंबर 17 दिया है, अगर क्वेश्चन नंबर 17 गणित का, 600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 720 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर में 2% की बढ़ोतरी करें तब मिश्र धन पूछा है। इसके अंदर मिश्र धन कितना होगा, देखो पहले तो देखो 600 रुपए से 720 रुपए हो गए, कितना ब्याज मिला 120 रुपए का। तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, तो यहाँ से दर कितनी निकल आएगी हमारे 6 दूनी 12, 4 5 20, दर कितनी आ गई हमारी 5% आ गई। 5% की जगह दर में 2% की वृद्धि होगी, तो दर कितनी हो गई हमारी 7%। तो 600 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 7 चौक 28, 28 गुणा 6, 28 गुणा 6 के कितना आ जाएगा 154। ठीक है, यानी कि अब ब्याज कितना मिलेगा 154, मूलधन कितना है 600, 600 में 154 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 754। 28 गुणा 6 सॉरी 168 बनेगा भाई, 28 गुणा 6 168 गलत कर दिया। तो 700 में 168 जोड़ेंगे कितना आएगा 768। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए एक काम को 18 दिन में करते हैं, इसे फार्मूला कौन सा लगेगा, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, ये लगेगा। कितने आदमी हैं 14 आदमी, कितने घंटे काम करते 4 घंटे, कितने दिन में काम करते पूरा 18। तो 12 आदमी
8 घंटे में काम कर कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में। ये 12/8, ये 12 गुणा 8 नीचे आ जाएगा, काट लो, 4 दूनी 8, 2 साते 14, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 21/2, 21/2 का मतलब कितना हो गया, 10.5 दिन। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। सीधा फार्मूला लगेगा ये MDH वाला, मैन डे आवर बटे में वर्क, ये फार्मूला लगेगा इसके अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 19। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। भाई अगर उसकी चौड़ाई हमने ब्रेथ जो है वो x मान ली, तो जो उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 3x। एरिया दे रखा हो 432 दे रखा है। अब आयताकार का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 3x गुणा में x बराबर 432 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 3x गुणा में x करेंगे तो x², और 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, x² बराबर 144। तो x का मान कितना हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 12। यानी कि इसकी ब्रेथ कितनी है, 12, लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 × 36। ठीक है। उस पर 2 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करो। 2 मीटर की दर से उस पर बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करो। तो बाड़ जो लगेगी वो चारों तरफ ही तो लगेगी, यानी कि इसका जो परिमाप होगा उसमें तो बाड़ लगेगी। तो परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 × लंबाई 36, चौड़ाई कितनी है 12, कितना हो जाएगा 36 और 12 48, दूनी 96, 96 मीटर है टोटल। और खर्चा कितना है, 2 रुपए प्रति मीटर का। तो 96 गुणा 2 करेंगे कितना रुपए लगेगा, 192 रुपए। 96 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 192। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। पहले तो आपको लंबाई निकालनी है, फिर चौड़ाई निकालनी है, फिर उसका परिमाप निकालना है, फिर उसको 2 से गुणा करनी है। सवाल नंबर 20 दिया है, एक पंखे का विक्रय मूल्य है 1200 रुपए और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। देखो छूट देने के बाद उसका 1200 रुपए रेट है, तो यानी कि कितने की वैल्यू हो गई, 80% की। 80% की है तो 100% की निकालना, यानी कि 1200 बटे 80 गुणा में 100, ये निकालना हमें। काट दो ये, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 1500। या फिर ऐसे निकाल लो, 20% की छूट है, 20% यानी कि 1/5, 5 की चीज पर 1 रुपए की छूट दे दी, यानी कि 4, 4 की वैल्यू दे दी 1200, 5 की निकालने, 4 की वैल्यू 1200 यानी कि कितना गुना दे दी, 300 गुना। तो 5 को 300 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1500 रुपए। अगला है सवाल नंबर 21। 35 लीटर दूध और पानी में 5:2 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 5:3 हो जाए। देखो दूध दोनों में बराबर है, पहले भी 5 था दूध, अब भी 5, पानी चेंज हो गया, 2 से कितना बढ़ गया, 3। 1 यूनिट का मान हमें निकालना है, पानी कितना मिलाया गया उसका मान निकालना है। लेकिन 5:2 टोटल कितना है, ये 7, 7 का मान कितना दे रखा है इसने, 35, कितना गुना दे रखा है, 5 गुना। भाई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। तो कितना पानी मिलाना है इसके अंदर, 5 लीटर इसके अंदर पानी मिलाना है। ठीक है, कितना पानी मिलेगा इसके अंदर, 5 लीटर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 दिया है, 3 संख्याओं का जोड़ है 222। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, देखो 3 संख्या है x, y और z। x, y का अनुपात है 5:6, y और z का है 4:5। देखो y तो कॉमन है ना दोनों में, तो ये बराबर होनी चाहिए। तो 6 और 4 कैल्शियम कितना होगा, 12, तो इसको 12 बढ़ाओ, ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 3 से। ऊपर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और ये 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात ये बनेगा 10, 12, 15। इनका जोड़ दे दिया 222, इनका जोड़ कितना बनेगा, 12, 10, 22, 22 और 15 37, कितना बनेगा ये 37। ठीक है, तो 37 की वैल्यू दे दी 222, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तीनों संख्याएं निकालनी, सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर कितना था हमारा 12, तो 12 गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 72। ऑप्शन बी 72 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 दिया है, 3600 जो एन्यूमरेटर है, जो कोई भी काम करने वाले 45 दिन में गांव की जनसंख्या का काम पूरा करते हैं, इसे 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों को लगाया जाए। देखो 3600 आदमी जो 45 दिन में काम करते हैं, वो x आदमी 30 दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो 30 से इसको भाग कर दो, 0 से 0, 30 से काटेंगे कितना है, 3 काम 3, 3 5 15, तो 15 गुणा में 360, 15 गुणा में 360 ये करना है सीधा सीधा। तो 15 गुणा में 360 करना है हमें। 3600 आदमी 45 दिन में काम करते, तो x आदमी कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गए, और ये
15 3 45 तो 36, 360 गुणा में 15 करेंगे कितना आएगा 5400। ऑप्शन ए इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 दिया है, तीन संख्याओं का जोड़ है, पहली दूसरी का अनुपात, दूसरी तीसरी का। देखो पहली x और y का अनुपात 3:5, y और z का, इसका अनुपात बिल्कुल सही दिया है 3 5 8। इनका जोड़ कितना हो जाएगा 5 3 8 8 16। भाई x भी लगा लो चाहिए तो 16x हो गया। 16x का मान दे दिया 272, तो x का मान कितना निकलेगा 272 दे रखा है ना 16x का, तो x का कितना आएगा 272 बटे 16 करेंगे कितना आएगा 17। तो तीसरी संख्या पूछी है ना, तो तीसरी कितनी है 8x, तो 8 गुणा 17 करेंगे तो 17 8 है 136। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 गुणा 8 करेंगे तो 136, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 दिया है कि एक वस्तु को 882 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि इसे 991.76 में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस दे दिया, ये हानि दे दी, यानी कि 90% की वैल्यू दे दी, ये दे दी, तो 100% की निकलेगी पहले तो। अभी दे रखा कि 991.76 में बेची जाती है, तो पहले तो अब इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालो यहाँ पर। भाई 90% की वैल्यू कितनी दे दी 882 की, तो 100% की निकालने की कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इसका 90 गुणा में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 980 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 980 रुपये। कहने का मतलब ये 980 रुपये की वस्तु थी, 882 में बेचेंगे जब 10 रुपये की हानि हुई। अब ये 980 की वस्तु 991.76 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया, 991 में से 980 गए तो 11.76 का। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, 11.76 गुणा में 100 बटे 980, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 1176 को 980 से भाग करना है और ये कितना आ जाएगा 1.2% का लाभ, 1.2% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 15 सवाल थे गणित के जो हमारे पूरे हो गए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब आगे हमारे 15 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आते हैं अब हमारे जनरल साइंस के। अब हम ये 15 क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के। प्रश्न नंबर 26 है जो जनरल साइंस का पहला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड व्हेन, जब हम जिंक प्लेट के साथ क्या एक्शन रिएक्शन करते हैं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। पहला ऑप्शन है कि जिंक प्लेट को हम गर्म करते हैं, दूसरा है कि जिंक प्लेट को जब हम पीटते हैं, तीसरा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकीर्ण करते हैं, व्हेन द जिंक प्लेट इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन है द जिंक प्लेट इज ट्रीटेड विद हाई वोल्टेज। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तब निकलते हैं जब हम जिंक प्लेट पर एक फ्रीक्वेंसी के साथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को रेडिएट करते हैं उस पर। ठीक है, तब हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये सारे के सारे 15 प्रश्न अब साइंस के आएंगे और लगभग जो साइंस की जो शब्दावली है ना वो लगभग इंग्लिश में पढ़ने से ही सही समझ में आती है थोड़ी सी। भाई किसी किसी को दिक्कत हो जाती है वो तो बात अलग है, लेकिन साइंस के जो प्रश्न हैं वो लगभग हम इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको हिंदी में भी करवाए जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में दिया है जो विनेगर होता है यानी कि सिरका में जो कार्बनिक एसिड होता है वो कौन सा होता है। विनेगर जो होता है जो सिरका बोलते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है ये आपको बताना है। मेथेनोइक एसिड, ऑक्सोनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या फिर बेसिक एसिड। तो सिरका जो होता है, सिरका के अंदर जो एसिड होता है वो होता है एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है वो एथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, एसिटिक एसिड ऑप्शन में हो या फिर एथेनोइक एसिड हो, ये पाया जाता है सिरका के अंदर। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिडिक एसिड। ये कलरलेस होता है, ये इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसके अंदर एथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर
पाया जाता है, एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, दोनों एक ही नाम है, आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में दिया है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेम ग्रुप हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी। अब ये सेम ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये वो है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर दिए गए हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में ये पूछा गया है। पहला है एटॉमिक नंबर, दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, तीसरा है साइज ऑफ एटम, चौथा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी सेम रहेगी भाई, एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर तो हर एटम का अलग अलग होएगा, ठीक है। अच्छा ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप होते हैं जो ऐसे कॉलम जो खड़े खड़े होते हैं वो, जैसे यहाँ पे कार्बन की अगर फैमिली की बात करें, कार्बन फैमिली की अगर बात करें, जैसे कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ये होते हैं ग्रुप, जो खड़े वाले जो टेबल होते हैं ना जो कॉलम टाइप में, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऐसे लंबे जो कॉलम खड़े होते हैं वो सारे ग्रुप होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, देखो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही नहीं, एटॉमिक नंबर तो किसी भी कंडीशन में सेम होता ही नहीं है। दूसरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ये भी अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रुप में जाएंगे नीचे एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होते रहेंगे। साइज ऑफ एटम वो भी अलग अलग होता है। लेकिन एक ग्रुप में जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की मान लो, जो कार्बन की, कार्बन के अंदर 4 हैं, सिलिकॉन के अंदर भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर 3 है, फॉस्फोरस के अंदर 3 है, ऑक्सीजन के अंदर 2 है, फ्लोरीन, क्लोरीन जो हाइड्रोजन फैमिली है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे लास्ट में जो गैसेज बच गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके फुलफिल होता है ऑर्बिट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रुप के अंदर वो सभी के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अगला है प्रश्न नंबर 29। आगे है प्रश्न नंबर 29 और इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ द ब्लड, यानी खून के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो पानी हो गया, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आरबीसी के साथ मिलकर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है आरबीसी के साथ, इसलिए खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ये कम कर देती है। दम घुटने की वजह से बहुत जल्दी मौत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। जो हम बंद कमरे में अंगीठी हीटर लगा के सो जाते हैं ना सर्दियों में, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से जो है दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है प्रश्न नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, KMnO4 या फिर HNO3, K2Cr3, Cr2O7 या उपरोक्त सभी। KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट। ये देखो क्या होता है, पहले आपने देखा होगा पानी, नहाने के पानी में डालते हैं ये, ठीक है, इसको डालते ही पानी का रंग लाल लाल सा हो जाता है, पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4। HNO3 की बात करें, ये क्या होता है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और K2Cr2O7 ये होता है पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड और पोटासियम डाइक्रोमेट, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 30 का उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है SI मात्रक में बोल्ट्जमैन मान नियतांक का मान क्या है। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसकी SI यूनिट वैल्यू क्या है। ये बोल्ट्जमैन नहीं होती, ये बोल्ट्जमैन होता है, BOLTSMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं K या फिर KB से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी यूनिट SI यूनिट इसकी पूछी है, तो इसकी SI यूनिट होती है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। जूल पर केल्विन ये इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना।
जूल पर केल्विन। और 10 की पावर -23 आएगा, इसमें +23 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है इसका। 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते क्या है, पर मोल गैस कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है 3/2 kBT, kB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, के यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 kB इंटू टी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। अगला है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 दिया है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हु फर्स्ट गिव द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस? देखो, वैसे तो बात करें तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है, ये हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये आता है। ये दिया किसने था? डेवी, सेल्सियस, रदरफोर्ड और फारेनहाइट। देखो, इसके अंदर अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डेवी, ऑप्शन ए, डेवी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं, तो आप वीडियो जरूर देखेंगे। इसका आंसर ऑप्शंस के हिसाब से तो हो जाएगा डेवी। ऑप्शंस में ऑप्शन बी आपको आंसर की के अंदर मिलेगा रदरफोर्ड, तो वो रदरफोर्ड नाम गलत है, वो नाम आएगा रमफोर्ड, RUMFORD, रमफोर्ड। अगर आपको ऑप्शन में रमफोर्ड दिया है तो रमफोर्ड ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर है रमफोर्ड। सेकंड पर्सन है डेवी, तो ये रदरफोर्ड मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर इसकी जगह आएगा रैमफोर्ड, RUMFORD। रैमफोर्ड ने पहला एविडेंस दिया था ये कि हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था? रैमफोर्ड ने दिया था। तो इसका देखो, अगर डायरेक्ट आंसर पूछे तो इसका रदरफोर्ड नहीं आएगा, वो आएगा रैमफोर्ड, RUMFORD। अगर पेपर के अंदर साम ऐसे कैसे ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा डेवी। पहला आंसर आएगा रैमफोर्ड, उसके बाद दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करा था डेवी ने, तो रैमफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? रमफोर्ड, RUMFORD, रैमफोर्ड। अगला है प्रश्न नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम इनर्शिया? जड़त्व किस वस्तु का सबसे अधिक होगा? जड़त्व की बात की गई है, इनर्शिया की, और ये कहां से संबंधित है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है न्यूटन की फर्स्ट लॉ से। न्यूटन का जो पहला नियम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे संबंधित है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, न्यूटन के पहले लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम था उसको, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है, उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉडी के मास से, जो वस्तु का जो भार है उससे सीधा सीधा संबंधित है, यानी कि जितना अधिक भार होगा उतना अधिक उसका इनर्शिया होगा। तब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बॉल, एक ट्रक, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो सबसे अधिक भार किसका होगा? वो होगा रेलगाड़ी का। तो सबसे अधिक मैक्सिमम इनर्शिया किसका होगा? रेलगाड़ी का। जिस वस्तु का जितना ज्यादा भार होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया होता क्या है भाई? अगर कोई वस्तु आराम से है, रेस्ट की स्थिति में है, अगर इसको मोशन में लाना है, इसको चलाना है, तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो जो वस्तु जितनी भारी होगी उस पर उतना ही ज्यादा हमें जोर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी का मैक्सिमम इनर्शिया है इन चारों में से, क्योंकि इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 34। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसकी वैल्यू हम मानते हैं, तो जी का मान किस हिसाब से घटता बढ़ता है ये बताना है। डायमेंशन, भाई वस्तु छोटी बड़ी कोई भी ले लो, जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो धरती का जो गुरुत्व बल जो लगाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भाई वस्तु छोटी हो से बड़ी हो सब पर बराबर लगेगा। वेट, वस्तु हल्की भारी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जी जो है वो बराबर रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, भाई आप धरती पर लेफ्ट साइड में चलो से राइट साइड में, वस्तु कैसे भी हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह पड़ता प्रभाव ऊंचाई से।
ऊंचाई का मतलब क्या है, पृथ्वी की मोटाई से है। ये मान लो हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, यहाँ से चपटी है, ऊपर से गोल नहीं है एकदम, यहाँ से चिपटी हुई है ऊपर नीचे से। तो एक्सेलरेशन जो जो जी का मान है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सेंटर पे, जो धरती के सेंटर पे कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है, जो जी की वैल्यू जो है, वो गहराई के साथ साथ जाती है, वो उतनी ही कम हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती है और जी का मान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जी का मान घटता है। देखो केंद्र के ऊपर जो यहाँ पे एकदम पृथ्वी का जो बीच है ना, धरती के अंदर, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान है 0। और यहाँ जो सतह है, यहाँ पर जो सरफेस, यहाँ पर इसका मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर जी का मान घटता है क्योंकि केंद्र से उसकी दूरी घटती है। तो सबसे मैक्सिमम होता है वो इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर जी का सबसे अधिक मान। पोल्स पर इसका नॉर्मल है लगभग, लेकिन पोल्स पर इसके इक्वेटर के बजाय यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ से पृथ्वी चपटी है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये ऊंचाई से संबंधित है, यानी कि गहराई से संबंधित है ये, क्योंकि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ध्रुवों पे से चिपटी हुई है। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी का जो अधिकतम मान है वो ध्रुवों पर है। ये भी ध्यान रखना, जो जी का जो अधिकतम मान है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो सबसे अधिक कहां पर है, पोल्स पर, ध्रुवों पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है, उसका अधिकतम मान कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। प्रश्न नंबर 35 है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। ये तो वही प्रश्न आ गया, इसका उत्तर रदरफोर्ड नहीं आएगा, रमफोर्ड आएगा, RUMFORD, रमफोर्ड या फिर डेवी। प्रश्न नंबर 36, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। जो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, तो उसमें किसकी कॉपी, क्या बनता है उसके अंदर, डीएनए कॉपी बनती है, आरएनए, एमआरएनए या फिर डीएनए और आरएनए। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है प्रोटीन से, उसमें बनती है एमआरएनए कॉपी। एमआरएनए क्या होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। आरएनए के मतलब तो आपको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और मैसेंजर संदेश वाहक आरएनए, इसकी एक कॉपी बनती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश कैसा होता है। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है ये, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कैसा चार्ज होता है इस पर, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैसा होता है ये। तो हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, धनात्मक आवेश होता है इनका, धनात्मक आवेश के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, धनात्मक मान होता है। प्रश्न नंबर 38 दिया है, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, विकास का सिद्धांत किसने दिया था। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ये किसने दिया था। तो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ये दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा कब दिया गया था ये, 1859 में। इसकी किताब कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, SPECIES, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब थी डार्विन की, 1859 में लिखी थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसके द्वारा दी गई थी, डार्विन के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 है, जुगाली करने वालों का मास्य कितने भागों में बताओ। जो पेट होता है ना, तो जो जानवर जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, जो मतलब एक बार चर लिया उसके बाद ऐसे जुगाली करते रहते, सारे दिन मुंह चलाते रहते हैं, उनका जो पेट है, जो उनका स्टमक है, वो कितने भागों में बटा होता है, वो 4 भागों में बटा होता है। जुगाली करने वाले जो जानवर, उनका पेट 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा नाम पूछे तो, पहला है रुमेन, दूसरा है जालिका, तीसरा है ओमासूम और चौथा है एबोमासम। 4 भागों में ये बटा होता है इनका। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 जनरल साइंस का आखिरी प्रश्न है कि दूध का रंग, जो गाय का दूध है वो पीला रंग क्यों होता है उसका। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है, कैरेटीन, मिनरल साल्ट, कैरोटीन या लैक्टोज। तो वो होता है कैरोटीन की वजह से, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरोटीन की वजह से इसका रंग पीला होता है। गाय का दूध पीले रंग का किस वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 15 प्रश्न करे हैं जनरल साइंस के।
हरियाणा ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे हैं उसमें जनरल साइंस के अब हमने ये 15% पूरे करे हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, नॉलेज हब 7900। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। प्रश्न नंबर 41 और अब हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे। अब हमारे यहाँ से हिंदी शुरू होती है। अब हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं हिंदी के, 1 बाय 1 करके हम हिंदी के प्रश्न इसमें करेंगे सारे के सारे। प्रश्न नंबर 41 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये हमें इसमें बताना है। सम, सन, सम में ओसंस। तो संस्कार शब्द का सबसे पहले हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना पड़ेगा इसका। सबसे पहले इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद इसका हमें करना पड़ेगा संस्कार का। तो संस्कार का जैसे हम संधि विच्छेद करते क्या होता है, सम प्लस में कार। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, सम उपसर्ग, ऑप्शन ए वाला। सम प्लस में कार होता है इसका, संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि है इसके अंदर, सम प्लस में कार। तो कौन सा उपसर्ग आएगा, सम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का समानार्थी शब्द नहीं है? यानी कि 3 शब्द हैं जो आंख के समानार्थी यानी कि आंख के पर्यायवाची शब्द हैं, एक है जो नहीं है। आंख को क्या बोलते हैं, चक्षु, अक्षी, दृग, नयन, लोचन, ये सारे आंख के पर्यायवाची हैं। अमर्ष जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, ये है क्रोध का। अमर्ष किसका है, क्रोध का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 43, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में हरि का अर्थ है, उनका मतलब हरि भी होता है, किसका नहीं होता? देखो हरि किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं हरि, सिंह को भी हरि बोलते हैं, शेर को, सूर्य को भी हरि बोलते हैं, लेकिन अमृत को नहीं बोलते। अमृत का जो है वो हरि से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। हरि में क्या क्या आता है, हाथी, विष्णु, इंद्र, पहाड़, घोड़ा, शरप, वानर, ये सब हरि के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दे रखे हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना आपको। पहला दिया है, यदि मैं जाता हूं तभी वह आएगा। इसमें आएगा जब मैं जाता हूं तब वह आएगा, ये गलत है। यदि मैं जा रहा हूं तभी वह आएगा, ये भी गलत है। यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, यदि मैं जाऊं तो वह आए। तो इसमें शुद्ध जो है वो दिया है ऑप्शन सी वाला, यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 45 दिया है, सुमित सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सुमित सो रहा है, देखो सुमित सो रहा है, सोना एक क्रिया है लेकिन इसके साथ कर्म नहीं दे रखा। तो बिना कर्म वाली क्रिया कैसी होती है, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का कोई प्रभाव ना हो होती है अकर्मक क्रिया। क्या है इसमें, अकर्मक क्रिया। जैसे वह रोता है, जिसमें कर्म है ही नहीं, ठीक है, अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है जो गुण बताता है? वस्तु का गुण के बारे में बताए। चौगुना, ये वस्तु का गुण नहीं है भाई। 3 कुछ, गुण क्या है, नया, वस्तु कैसी है, नई, उसका गुण बताया गया है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 46 का। आगे प्रश्न नंबर 47, पढ़ाई शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। कहने का मतलब कि पढ़ाई का संधि विच्छेद करना है। पढ़ाई, पढ़ प्लस में आई, पढ़ाई, ऑप्शन सी। प्रत्यय पूछे तो क्या प्रत्यय यूज हुआ इसमें, आई प्रत्यय। मूल शब्द है पढ़, पढ़ धातु है ये। प्रश्न नंबर 48 है, किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण नहीं है? संज्ञा से विशेषण बना रखे हैं, संज्ञा के अंदर कुछ शब्द जोड़ के प्रत्यय जोड़ के उसका विशेषण बना दिया। तो किस ऑप्शन के अंदर ऐसे है कि वो नहीं है, विशेषण नहीं है? रसायन का रासायनिक हो गया, राजनीति का राजनीतिक हो गया। ठीक है, ये तो उन्नत और तिरस्कृत, अंतिम और ऐतिहासिक, मिलनसार और भीतरी। तो मिलनसार और भीतरी जो शब्द है ये संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का।
प्रश्न नंबर 49 दिया है किस शब्द के सभी शब्द अशुद्ध हैं। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों हर ऑप्शन के अंदर दो दो शब्द हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके दोनों ही अर्थ गलत दे रखे हैं, गलत लिख रखे हैं, अशुद्ध लिख रखे हैं। आपके बाद जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें ऐसे ही ऑप्शन दे के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी गलत है। जमाता, अत्यंष्टि, उज्ज्वल, संश्लिष्ट, आजीविका, स्थायित्व, विरहिणी, पारलौकिक। तो कौन से जो दो शब्द हैं जो अशुद्ध लिखे गए हैं, तो वो है जमाता। जमाता नहीं होता, क्या होता है वो, जामाता, जामाता। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि नहीं होता, वो लास्ट में टी आता, टे टमाटर आएगा यहाँ पे ठे ठठेरा की जगह। तो ऑप्शन ए वाले जो दोनों शब्द है ये अशुद्ध दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 50 हिंदी का आखिरी प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया है। सचिन ने यह कार्य संपन्न करके पूरा किया, इसकी तो सेंस ही नहीं निकल रही, गलत है। सचिन द्वारा यह कार्य पूरा ही हुआ, ये भी गलत है। सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न करके पूरा किया गया, सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सचिन द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, ऑप्शन बी इसमें शुद्ध दिया गया है। तो ये 10 प्रश्न थे हिंदी भाषा के। अब आगे 10 प्रश्न करेंगे हम इंग्लिश के। बार बार बता रहा हूं, पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हमारे 10 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के। तो प्रश्न नंबर 51 है इंग्लिश का। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट ए प्रेपोजिशन, आपको प्रेपोजिशन फिलअप करनी है इसके अंदर। द विलेज पोजेसिस ब्लैंक सीन ब्यूटी, तो सीन ब्यूटी है गांव के अंदर, तो कैसा सीन है, सम सीन, सीन है, तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा ए एन और द में, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड विद द नेम ऑफ थिंग दैट आर नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइनिक ब्यूटी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसको चेंज करना है आपको नरेशन में, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी सेड अलास आई एम एंडन, सी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट सी हैज बीन ब्रोकन, सी ऑर्डरली, ऑर्डरली तो आएगा ही नहीं, सी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट सी वाज ब्रोक या सी हैड ब्रोकन, क्या आएगा इसके अंदर, तो इसमें आएगा सी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट सी वाज ब्रोक। ब्रेक, ब्रूक, ब्रोकन, ब्रेक की 3 फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक। देखो हैड बीन है तो हैड बीन के बाद ब्रोकन नहीं आएगा, ब्रोकिंग आएगा, आईएनजी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एम, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, सी वाज ब्रोक। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसको फिल इन द ब्लैंक है। ब्लैंक हैड सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द रेन स्टार्टेड, जैसे उसने घर से बार बार रखा इतने में बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हार्डली, मुश्किल से उसने घर से बाहर पैर ही रखा था इतने में बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 है और आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है सही है या नहीं। एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन, इसको आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेक्ट लिखना है, एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो इसमें आपको बताना है क्या आएगा, व्हेन क्रिसमस सेलिब्रेशन अकर एवरीवन इज हैप्पी, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन इज हैप्पी, हैप्पी इज एवरीवन तो गलत होगा, क्लियर। एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश है, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन के समय, तो व्हेन यहाँ पे ड्यूरिंग से है, कोई मतलब नहीं है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन एवरीवन इज हैप्पी। जो इस सेंटेंस में भाव है कहने का, वही भाव इस ऑप्शन बी के अंदर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, लव एंड टेक केयर ऑफ योर मदर बिकॉज देयर इज नो वन लाइक हर इन दिस वर्ल्ड। हेयर मदर इज क्या है, मदर क्या है, फीमेल जेंडर है, क्या आएगा, फेमेनाइन जेंडर। ठीक है, क्या आएगा ये, फेमेनाइन जेंडर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिल इन द ब्लैंक, वी ब्लैंक द सिटी पैलेस इन द आफ्टरनून एज पर द शेड्यूल।
हम जो शेड्यूल दे रखा उसके हिसाब से हम दोपहर में सिटी पैलेस की विजिट करेंगे। वी आर विजिटिंग, वी विल बी विजिटिंग और वी विल विजिटिंग, क्या आएगा इसमें? तो इसके अंदर आएगा वी आर विजिटिंग, वी आर विजिटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर द इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, डायरेक्ट स्पीच बनानी है इसकी। दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट, दे सेड दे प्लेड क्रिकेट, तो दे सेड दे प्लेड क्रिकेट और यहां पर क्या आ जाएगा? वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि देखो वी का ही दे होगा, दे सेम नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट है ये, डायरेक्ट में इसका क्या आ जाएगा? वी। उसने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 58 दिया है, आपको एक्टिव वॉइस बनानी है इसकी। द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, तो इसमें क्या आएगा? द बॉय लाफ एट द बैगर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो वाज लाफ्ड है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट आएगा। पास्ट इंडेफिनेट में वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। Sources said the bill would be listed for the next cabinet meeting and it would be blank in the ongoing session of the state legislature. यहां पर क्या आएगा 59 के अंदर? 59 के अंदर आएगा टेबल्ड, क्या आएगा? टेबल, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसके अंदर भी आपको ये करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन से सेंटेंस में एरर है वो बताना है, सॉरी एरर बताना है कौन से सेंटेंस के अंदर है। द एग्जीबिशन टाइटल्ड टेम्परेरी सॉलिट्यूड्स, ये एग्जीबिशन का टाइटल है। शो केसेस एटिलोस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स ऑफ हिज ट्रेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इसके अंदर क्या एरर है ये बताना है आपको। तो इसमें देखो सिंपल सा है, शोज एटिलोस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ ऑफ हिज ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहां पर जो छोटा सा चेंज आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ की जगह क्या आएगा? फ्रॉम, फ्रॉम हिज ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, किसके अंदर है ये? सी पार्ट के अंदर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 60 अंग्रेजी के भी 10% पूरे हो गए। अब हमारे यहां से आती है हमारी जीके, जीके आएगी, हरियाणा जीके आएगी, सारा कुछ अब हमारा लगातार 40% चलेंगे, सारे जीके के ही, जीके प्लस हरियाणा जीके, जो भी आप बोलो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 61, यहाँ से अब हमारी जीके शुरू हो जाती है। ठीक है, फटाफट से अब हम जीके के सारे प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। तो जीके का पहला प्रश्न जो दिया है, प्रश्न नंबर 61, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जो कास्ट सिस्टम है भारत के अंदर, 4 वर्ण जो बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे? पहले ध्यान रखो 4 वर्ण कौन से थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों बनाए गए थे? श्रम गतिहीनता, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का कोई कारण था, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, ये बनाए गए थे व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। जो व्यक्ति जो काम करेगा उसके हिसाब से कास्ट सिस्टम बनाया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो कर्म कांड का पाठ करेगा वो ब्राह्मण था, जो युद्ध करता वो क्षत्रिय था, व्यापार करने वाले वैश्य थे, जो और काम करने वाले वो शूद्र थे। इसलिए भारत के अंदर कास्ट सिस्टम बनाया गया था। ठीक, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? इनमें से किस चीज की जानकारी जो है वो ऋग्वेद के समय नहीं थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ऋग्वेद के समय इनमें से किस चीज की जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, एग्रीकल्चर, जाति व्यवस्था या विवाह प्रथा। तो ऋग्वेद के अंदर इनमें से किस चीज का एक है जो वर्णन नहीं था ऋग्वेद के अंदर? तो ऋग्वेद के अंदर ध्यान रखो संयुक्त परिवार के बारे में भी जिक्र किया गया था ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद का क्या इसमें ऐसा है जो एक ऋग्वेद पीरियड का फीचर नहीं था? तो ये थे वर्ण व्यवस्था। कहाँ है ये? ऑप्शन सी वाली वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं है। ऋग्वेद के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 63,
किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? दिल्ली के अंदर इक्ता प्रथा किसने लागू करी थी, ये बताना आपको। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और आराम शाह। दिल्ली के अंदर जो है इक्ता प्रथा है, इसको संस्थागत रूप से किसने लागू किया था, ये आपको इसमें से बताना है। तो ये जो लागू किया गया था दिल्ली के अंदर, वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता सिस्टम जो है दिल्ली के अंदर, वो किसने लागू करा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको लागू करा था। इल्तुतमिश का शासनकाल कब था? 1211 से लेकर 1236 एडी तक इल्तुतमिश। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका दामाद था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा गुलाम वंश का शासक, उसके बाद बैठा था इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल था। गुलाम वंश का टाइम कितना था? 1206 से लेकर 1290 तक ये गुलाम वंश था। उसके बाद खिलजी वंश आ गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1211 से लेकर 1236 तक का था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 63 का। आगे है प्रश्न नंबर 64, और प्रश्न नंबर 64 एक प्रश्न दिया है ये। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ फेथफुल के रूप में धारण किया जाता है। किससे यह उपाधि दी गई थी? अमीर ए ख्याल, इसका मतलब कमांडर ऑफ फेथफुल यानी कि एक भरोसेमंद कमांडर। तो ये खिताब किसको दिया गया था? ये खिताब किसको दिया गया था? मुईदुद्दीन बहराम, जमाल उल दीन याकूत, मलिक अल्तुनिया और नसीरुद्दीन मोहम्मद को। इनमें से किसको ये खिताब दिया गया था? अमीर अल खयात का। अमीर अल खयात का। सबसे पहले तो इसमें ये देखना, ये उपाधि है ना, ये अमीर अल ख्याल यानी कि जो भरोसेमंद जो कमांडर की जो उपाधि, ये दी थी रजिया सुल्तान ने। किसने दी थी? ये रजिया सुल्तान ने। और इनमें से किसको दी थी? तो वो दी थी याकूत को, जमालुद्दीन याकूत को ये उपाधि दी थी रजिया सुल्तान ने। ठीक है, ये रजिया सुल्तान का जो विश्वास पात्र माना जाता था याकूत। 1240 में भी इसकी हत्या हो गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जमालुद्दीन याकूत। किसने दी थी? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने इसको अमीर अल ख्याल की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का। अगला है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 दिया है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? कौन सी ऐसी संधि थी जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, उससे ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने लगी थी? कौन सी संधि थी? बस इतना ध्यान रखना है कि शाह आलम द्वितीय के साथ मुख्यतः इन्होंने कौन सी संधि करी थी ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि? तो ये जो संधि हुई थी ये थी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन डी, ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। कब की बात है ये? 1765 में, 1765 के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद की संधि है ये। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 66। पुर्तगाली खालिस्तान की तलाश में भारत आए थे। देखो, भारत के अंदर पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहां पर कब्जा किया था इन्होंने? गोवा पर किया था। ठीक है, जो भारत के अंदर मसाले वगैरह जो लेकर आए थे, उस किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने दी थी? पुर्तगालियों ने दी थी। ठीक है, सॉरी, मसाले तो इंडिया के अंदर थे, सॉरी, मसालों के व्यापार के लिए तो आए थे ये। देखो, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाल आए थे, जो भी कोई आया था ना, वो भारत के अंदर किस लिए आया था? सिर्फ और सिर्फ मसालों की वजह से। भारत मसालों के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, अंग्रेज जो आए थे वो भी मसालों के व्यापार के नाम से ही आए थे भारत के अंदर। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, स्पाइसेस, स्पाइसेस, मसाले। सबसे पहले कौन सा आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वो पुर्तगीज था। वो भी कब आया था? ये 1498 के अंदर। पहली जो फैक्ट्री लगाई थी पुर्तगालियों ने, वो कहां पर लगाई थी? कालीकट के अंदर। कब लगाई थी? 1500 के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। पुर्तगाली किस लिए आए थे भारत में? मसालों के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 67 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था?
देखो, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत अलग हुआ था और पास अलग चीज हुई थी। तो पहले बात ये पूछा गया कि जो नेहरू जी हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1947। एक चीज क्लियर है, तारीख याद रखना, कब? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन सन अलग अलग, 1946, 47, 48, 49। तो ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ऑप्शन बी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्तुत करा था इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इस चीज को? एक चीज और ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो तीसरी मीटिंग हुई थी ना, उसमें रखा था इन्होंने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी मीटिंग थी ये, उसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया कब गया था, ये और प्रश्न है अलग। ये तो प्रस्तुत हुआ था, एक आ जाएगा अडोप्टेड, इसको अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो हो स्वीकार किया गया था। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो प्रश्न नंबर 67 का जो आंसर तो है वो तो है 13 दिसंबर 1946। अगर ये पूछ लेता कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ था, अडॉप्ट कब, लागू कब हुआ था ये संविधान में, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। अगला है प्रश्न नंबर 68। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? During the framing of the Indian Constitution, who among the following presenting the statement of objective? कहने का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि वही जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये वाला उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसने प्रस्तुत करा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। कब करा था ये? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार, अडॉप्ट कब किया गया था ये? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव इसको कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 68, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 69। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? एक है रेड क्लिफ लाइन, एक में है मैकमोहन लाइन, और एक है डूरंड लाइन। तीन रेखाएं हैं, तीनों किसके साथ है? भारत के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। ये ध्यान रखना। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन वही है जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बने थे, तो रेड क्लिफ जो एक उसने लाइन निर्धारण करी थी ये। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ एक अफसर था इंग्लैंड का। इसने क्या करा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर से लेके और ऐसे राजस्थान तक पुलिस की चौकी थी, जो उनको आपस में मिला दिया और हिस्सा कर दिया। इस चौकी से ऊपर वाला हिस्सा पाकिस्तान, नीचे वाला हिस्सा भारत, ऐसे बनाया था उसने। उसको ये मतलब नहीं था कि इसका आधा गांव उधर जाएगा, आधा गांव इधर आएगा, कुछ कोई मतलब नहीं था। इसने ऐसे जो उस समय जो बाउंड्री पे जो पुलिस चौकियां थी ना, उनको निर्धारित करके इसने दो हिस्से कर दिए थे। पुलिस चौकियों को आपस में जोड़ दिया, जो ऊपर की साइड गए वो पाकिस्तान में, जो नीचे थे वो भारत में रह गए। प्रश्न नंबर 70 है, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ये इंडिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये इम्फाल, शिलोंग, आइजोल और सिलचर, ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी जो भारत है उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिलोंग को। ऑप्शन बी, शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर एक पहाड़ी है उसकी वजह से। यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी इलाका है, इसकी वजह से इसको जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग, जो मेघालय की कैपिटल है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये राजधानी दे रखी है अलग अलग, इम्फॉल, आइजोल, किस किस की राजधानी है ये आपको बताना है। इम्फॉल, आइजोल, देखो इम्फाल किसकी है, मणिपुर की, किसकी है, मणिपुर। आइजोल मिजोरम की, मिजोरम की क्या है राजधानी, आइजोल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी उसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। ईस्ट का जो स्कॉटलैंड है वो किसे कहा जाता है, शिलोंग को कहा जाता है, जो मेघालय की राजधानी है। अगला है प्रश्न नंबर 71 और ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न दिया है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज, उसको कैसे एक्सप्रेस हम इसमें करते हैं। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है, नेट इन्वेस्टमेंट वो क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जो मूल्य ह्रास, जो डेप्रिसिएशन होता है वो घटाया जाता है। भाई नेट जो इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं, नेट जो सैलरी भी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ग्रोस में से जो डेप्रिसिएशन, जो मूल्य ह्रास जो होता है वो घटाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटाया जाता है। ठीक है, शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का। प्रश्न नंबर 72 है, खजुराहो के जो प्रसिद्ध स्मारक कहां पर हैं, खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो खजुराहो के जो टेम्पल हैं, खजुराहो टेम्पल जो है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर बनवाए किस वंश ने थे, तो ये बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही है। किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में, नागर शैली के अंदर खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर है ये। चंदेल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, कब से कब पूछे, 1950 से लेकर 1050 एडी के बीच में। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ये, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी नाम है इनका। ठीक है, खजुराहो के। प्रश्न नंबर 73, ये अलग अलग नृत्य दे रखे हैं और अलग अलग राज्य दे रखे हैं। देखो दो हैं, एक मणिपुरी और एक ओडिसी, ये तो नाम से ही है। ओडिसी कहाँ है, उड़ीसा का। डी का वन देख लो, इसमें से डी का वन कहां पर दे रखा है, ऑप्शन सी और ए के अंदर। तो दो ऑप्शन तो कट गए। ये तब की बात, अगर आपको नहीं आते तो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता उस समय की बात है ये। अगला क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, पहले का 4 यानी कि ऑप्शन ए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का। एक सबसे इंपॉर्टेंट है सत्रिया, और ये कहाँ का है, असम का। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है, असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। ये दोनों ध्यान रखना है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 74, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, ये आपको इसमें से बताना है। गुड़ी पाड़वा नहीं, बिहू, बिहू कहाँ का है, असम का है। ओणम, ओणम है केरल का, केरल गोवा का। पोंगल, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, पोंगल है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। आगे है प्रश्न नंबर 75, दिल्ली के निम्नलिखित कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट में शामिल नहीं किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा एक शामिल नहीं है ये बताना है। लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, हुमायूं का मकबरा भी है। जंतर मंतर ये दिल्ली में नहीं है, कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। वैसे भी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो जयपुर के अंदर है ना जंतर मंतर, उसको शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। एक जो मेन जंतर मंतर है वो है जयपुर के अंदर, लेकिन एक दिल्ली के अंदर है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है।
ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। देखो प्रश्न नंबर 75 हमारे हो गए, यानी कि 15 प्रश्न हमने पढ़े हैं नेशनल जीके के। अब हमारे 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 76 से लेकर 100 तक 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। ठीक है, क्योंकि 25 नंबर की हरियाणा जीके पेपर के अंदर आनी है, तो इसलिए 25 प्रश्न जो अब लगातार आएंगे ये आएंगे हरियाणा जीके के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 76 यहां से हम हरियाणा जीके शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द का संबंध किससे है। हरियाणा शब्द का संबंध किससे है ये आपको इसमें बताना है, और किसके अनुसार, डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार। हरियाली, हरियाला, हरियाणा या ये उपरोक्त सभी। तो डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द का संबंध किससे है, हरियाली से है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का। आगे है प्रश्न नंबर 73, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा इज द प्रिंस ऑफ होम, दिल्ली का, अहिराना, हरिनामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा किसका अपभ्रंश है, हरित का, हरि या हरित का। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। प्रश्न नंबर 78, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी। दीन ए इलाही इसका मतलब था ईश्वर का धर्म। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो दीन ए इलाही इसकी स्थापना करी थी अकबर ने। अकबर ने। और किसने अपनाया था, एकमात्र जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करा था, तो वो कौन था, अकबर का चमचा बीरबल। कौन था, बीरबल। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी अकबर ने, और अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति की बात हो रही है, वो कौन था, बीरबल था। स्थापना अकबर, अपनाया किसने, बीरबल ने। प्रश्न नंबर 79 79, नाबा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। नाबा जो रियासत थी उसका भारत में कब मिलन हुआ, 1947, 40, 48 या 49। तो नाबा इसका विलय हुआ था भारत के अंदर 1948 के अंदर। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 80 है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली द्वारा किस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। विच सॉइल कैन बी मेड मोर फर्टाइल बाय ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। भारी मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो ये आते हैं रिलेटिवली सैंडी एंड लोमी शेल। ये हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में देखा है प्रश्न, रिलेटिवली सैंडी लोमी शेल सॉइल। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का। आगे है प्रश्न नंबर 81, भारत सरकार द्वारा भिंडावास झील को किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा भिंडावास झील को किस वर्ष जो बर्ड सेंचुरी का जो है वो दिया गया था, स्टेटस दिया गया था, यानी कि बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था, ये आपको बताना है। भिंडावास 86 में, 96 में, 2006 या फिर 2009 के अंदर। तो भिंडावास को जो पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 3 जून 2009। भिंडावास इसको बर्ड सेंचुरी जो दिया गया था वो दिया 3 जून 2009। भिंडावास है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झज्जर जिले के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, झज्जर जिले के अंदर है। 3 जून 2009 के अंदर भिंडावास को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 3 जून 2009, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 82 है, कालेसर राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। कालेसर नेशनल पार्क गोट द स्टेटस ऑफ, यानी कि जो कालेसर कहाँ पर है, ये यमुनानगर के अंदर। कालेसर यमुनानगर के अंदर है, जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2001, 2003, 2005 या 2007। तो ये दिया गया था 2003 के अंदर। कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का स्टेटस कब मिला था, 2003 के अंदर। कब की बात है ये, 8 दिसंबर 2003। 8 दिसंबर 2003 को कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कालेसर नेशनल पार्क 8 दिसंबर 2003। ठीक है, और भिंडावास को दिया गया था 2009 के अंदर। प्रश्न नंबर 83 है कि विच वेजिटेबल इज कल्टिवेटेड मोर इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सी फसल जो मतलब सब्जी की बात हो रही है ये,
किस सब्जी की पैदावार हरियाणा में सबसे अधिक होती है? किस सब्जी की पैदावार हरियाणा में सबसे अधिक होती है? आलू, टमाटर, मटर या बैंगन? देखो बैंगन मटर तो हरियाणा में बहुत कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं। या तो आलू आएगा या टमाटर आएगा। तो सबसे अधिक जो फसल होती है हरियाणा में वो होती है आलू की। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा होता है कुरुक्षेत्र के आसपास, कुरुक्षेत्र करनाल के आसपास। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। अगला है प्रश्न नंबर 84। शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई? भाई जो शुगर मिल जो है शाहबाद के अंदर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 84, 85, 90, 91, 75, 76 या 88, 89? शाहबाद शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 84, 85, 75, 76 कब हुई थी ये? देखो सबसे पहले बात तो शाहबाद कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसको सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी कब? 1976 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका। लेकिन इसको शुगर मिल की जो फैक्ट्री का जो लेटर मिला था, जिसकी स्थापना जो प्रॉपर हुई थी वो हुई थी 81 के अंदर। उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1985 के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था इसका? 1985 के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो इसको देखो सबसे पहले रजिस्टर तो हुई थी 1976 के अंदर। 76 के अंदर ये क्या हो गई थी? इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था इसका। लेकिन इसने पूछा ये कि कब से वो हुई थी, तो इसका आंसर जो आपको लगाना वो ऑप्शन ए लगाना है, क्योंकि जो शुगर मिल का प्रॉपर दर्जा जो काम शुरू हो गया था 1985 के अंदर हुआ था, 1984 85 के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 है कि हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा नीति कब लागू की? सौर ऊर्जा नीति 2016 वो हरियाणा सरकार ने कब लागू करी थी? सोलर एनर्जी पॉलिसी 2016 की ये हरियाणा सरकार ने कब लागू करी थी आपको बताना है। तो ये करी थी 14 मार्च 2016 को। 14 मार्च 2016 को हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा पॉलिसी लॉन्च जो लागू करी थी 2016 वाली, 14 मार्च 2016 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। ठीक है, देखो 14 मार्च अगर ऑप्शन में नहीं आए तो आपको 9 मार्च लगाना है। 9 मार्च 2016 को घोषणा हुई थी इसकी, 9 मार्च को, लागू हुआ था 14 मार्च को। अगर ऑप्शन में 9 और 14 दोनों है तो आपको 14 मार्च लगाना है। अगर 14 मार्च ऑप्शन में नहीं है तो आपको 9 मार्च लगाना है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट आंसर है इसका वैसे 14 मार्च 2016, क्योंकि रिलीज तो हुई थी 9 मार्च को, लेकिन लागू कब हुई थी? इंप्लीमेंट की बात हो रही है तो ये हुई थी 14 मार्च 2016 को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। आगे प्रश्न नंबर 86। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल का पहला खंड कब शुरू हुआ था? दिल्ली से फरीदाबाद जो मेट्रो लाइन है, रेड लाइन है ये, तो इसका पहला जो सेक्शन है वो कब स्टार्ट हुई थी? मतलब 3 अक्टूबर 2010, 3 अक्टूबर 2011, 4 नवंबर 2010 या 5 दिसंबर 2012? ठीक है, फरीदाबाद मेट्रो की बात हो रही है ये। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 का जो आंसर है वो है 3 अक्टूबर 2010, 3 अक्टूबर 2010। इसका जो पहला जो सेक्शन था उसका काम शुरू हो चुका था, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 के हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या, हरियाणा काउंट है। अरे क्या लिख दिया ये, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या पूछी है। ये नीचे तो पेपर में जिस जिस पेपर में आया उसके नाम लिख रखे हैं। ये हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा कितनी सीटें हैं? 10। इसमें से रिजर्व कितनी है? 2। कहाँ कहाँ की? एक सिरसा की और एक अम्बाड़ा की। विधानसभा की कितनी है? 90। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90, और विधान परिषद पूछ ले तो विधान परिषद की अगर सीट पूछे तो हरियाणा के अंदर विधान परिषद की 0 सीट है। हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। प्रश्न नंबर 88 दिया है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? हरियाणा के पहले लोकायुक्त वो थे जस्टिस प्रीतम पाल। जस्टिस प्रीतम पाल ये हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। कब की बात है ये? 2011 के अंदर बने थे पहले। 2011 के अंदर हरियाणा के पहले लोकपाल जस्टिस प्रीतम पाल। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का।
अगला है प्रश्न नंबर 89, और प्रश्न नंबर 89 के अंदर दिया है कि हरियाणा सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना शुरू करी थी? गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, किस महापुरुष की जयंती पर इन्होंने शुरू करी थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना शुरू कब करी थी? तो किससे संबंधित थे? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लॉन्च करी थी। किस महापुरुष की जयंती पर शुरू करी थी? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का, स्वामी विवेकानंद इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 कि हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? तो ये कहाँ पहुंची थी? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में कौन सी लाइन है? येलो लाइन। कहाँ पर है ये? हुड्डा सिटी सेंटर वाली। सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी गुड़गांव के अंदर, हुड्डा सिटी सेंटर वाली। प्रश्न नंबर 91 है कि कौन सा त्योहार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है? फाल्गुन मास के अंदर देखो, मकर संक्रांति है ये तो फिक्सन है, ये आती है शुरू में जनवरी के महीने में, और फाल्गुन आता है होली वाला महीना, होली जो फाग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो इसमें होली दिया गया है, ये रहा। अगर ऑप्शन और तो पढ़ ले, बी में दिया मकर संक्रांति जो गलत है, तीसरा है बैसाखी और चौथा है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है भाई। शिवरात्रि अच्छा 14 को भाई शिवरात्रि आंसर आएगा इसको, ऑप्शन डी शिवरात्रि। फाल्गुन मंथ की 14 को चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। फाल्गुन की चतुर्दशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष में फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को, ठीक है। बैसाखी ये तो अलग है, मकर संक्रांति और होली, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 92 है, कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है ये बताना है। मुक्तिमाला, ये भी, तुलसी भी, पत्री, ये सारे के सारे, पिता नहीं आएगा, पत्री है ये, तो सारे तीनों ये आभूषण जो है गले के अंदर पहने जाते हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का। प्रश्न नंबर 93 है, पुरातत्व भूमि और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत किसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? नेशनल हेरिटेज, शेख चिली का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, शाकुली का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है शेख चिली का मकबरा। कहाँ पर है? थानेसर के अंदर, ठीक है। शेख चिली का मकबरा ताजमहल की फूहड़ कॉपी कहा जाता है इसको, ताजमहल की फूहड़ कॉपी कहा जाता है, नकली कॉपी शेख चिली का मकबरा, क्योंकि ये भी व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है ये। प्रश्न नंबर 94 है, चनेटी गांव का स्तूप हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चनेटी गांव पूछा, कहने का मतलब कि चनेटी गांव किस जिले के अंदर है? तो चनेटी गांव का स्तूप कहां पर है? ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस शहर में है? तो पांडु पिंडारा कहां पर है? ये जींद के अंदर, जींद रोहतक रोड पर है, जींद के अंदर है पांडु पिंडारा। प्रश्न नंबर 96 है कि हरियाणा का प्रथम खंड काव्य लेखिका श्रीमती शांति राठी द्वारा रचित खंड काव्य का क्या नाम है? श्रीमती शांति राठी ने एक हरियाणा का पहला खंड काव्य लिखा था, उसका क्या नाम है? कदम्बरी सातकम, सरस्वती वंदना, इंदिरा प्रशस्तिकम, या फिर सामर शांतकम? क्या नाम है उसका जो श्रीमती शांति राठी द्वारा लिखा गया था? तो वो है इंदिरा प्रशस्तिकम, इंदिरा प्रशस्तिकम, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, जो हरियाणा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुरेंद्र नांडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 99, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है? पहला ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो किससे संबंधित है? ये महिलाओं से संबंधित है, महिला एवं किशोरी सम्मान। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है।
जो सैनिटरी नैपकिन है वो इसमें बांटी जाती है महिलाओं को। सैनिटरी नैपकिन जो है वो महिलाओं को इसमें बांटी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कब की बात है ये लगभग 2020 की बात है ये। ठीक है, तो ये हमारे 100 प्रश्न थे हरियाणा सीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। सारे के सारे प्रश्न हमने डिटेल में करे, सभी प्रश्न के आंसर हमने देखे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन करा है। फिर भी अगर किसी प्रश्न का आंसर को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, नॉलेज हब को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और जो क्लासेस हैं जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप आर्यभट्ट एकेडमी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पूरा हुआ। अगली क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।